हेडिंग आएगा जी पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है. पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? यूजुअली जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी आंखों का चेकअप करवाते हैं उससे, तो हमारा नंबर जो है चश्मे का वो पावर्स में बताता है. जैसे मेरे चश्मे का नंबर 0.25 है, मेरे पापा का 1.25 है, मेरे भाई का 0.5 है. ठीक है. तो जो 0.5, 0.25, 1.25 है, ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ द लेंस दैट ही टेल्स मी. तो जब पावर ऑफ लेंस हमें कैसे, मतलब क्या डिफाइन करती है हमारे लिए, ये बात हम समझेंगे आज के टॉपिक में. कि अगर मुझे पावर पता है किसी लेंस की, तो मैं उनके लिए क्या चीज़ एक्चुअल में कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है. लिखो चलो इसकी डेफिनेशन. जो किताबी डेफिनेशन है राजे, पहले वो लिख लो. पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज the reciprocal of it is the reciprocal of focal length it is defined as the reciprocal of the focal length of a lens. ठीक है. और फोकल लेंथ हम स्पेसिफिकली बेटा मीटर्स में निकाल रहे हैं. जब मैं रेसिप्रोकल वर्ड यूज करूंगा, मैं बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरी फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स में है. ठीक है. क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by capital letter P. Its unit is diopter. क्या हो जाती है इसकी यूनिट? डायोप्टर. और वो हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से. ठीक है. तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि 0.25 पावर बताई उसने मेरे चश्मे की, तो 0.25 का यूनिट क्या होगा? 0.25 डायोप्टर. ठीक है. और डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा? P इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल f. और मैं इसमें मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में ही गिवन है. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ फोकल लेंथ इज इन मीटर्स. अगर यही फोकल लेंथ रजे मैं सेंटीमीटर में मान लूँ तो क्या होगा? 100 over small f if the focal length is given in centimeters. ये सारी किताबी बातें थी जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में ऑलरेडी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर्स. और ये डायोप्टर की टर्म्स में मेजर होती है. डायोप्टर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं. इसका एक्चुअल मीनिंग जो है, जो इसका डिफाइंड वर्जन है वो, या जो एप्लीकेबल वर्जन है वो अप्लाई होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है. पर मैं तुमको अभी अच्छे से समझा देता हूँ. सुनना बात. लिख लिया इतना सबने? विश्वजीत बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मेरे को आगे समझाने वाली बात में. एक्चुअल टॉपिक अब शुरू होगा पावर का. ये यूज होता है न्यूमेरिकल्स में. ठीक है. सर ले लिया. एक्चुअल बात क्या करता है ये देखो. पावर हमें क्या बता रही है? पावर एक तरीके से 1/f है. अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर फोकल लेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो पावर क्या होगी? कम हो जाएगी. और अगर फोकल लेंथ की वैल्यू p इज इक्वल टू 1/f, अगर फोकल लेंथ की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब पावर बहुत ज्यादा है. ठीक है. तो पावर एक्चुअल में हमें क्या बताती है? पावर इज द measure of convergence or divergence of a lens.
कि कोई चश्मा, कोई लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रेज को बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा या देर से कन्वर्ज करेगा, या फिर बहुत जल्दी डाइवर्ज करेगा या देर से डाइवर्ज करेगा, ये बात हमें बताती है पावर। जिसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं कि पावर ज्यादा है, अगर पावर ज्यादा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए रजे? फोकल लेंथ बहुत कम होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे चश्मे के जो लेंस का कर्वेचर है, क्या वो बारीक होगा या वो मोटा होगा? बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो मेरा चश्मे का जो कर्वेचर है वो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही है? सर पहले वाला। पहले वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो इसके लिए रेडियस ये हो जाएगी, ठीक है। रेडियस ये हो गया तो फोकल लेंथ उसका हाफ हो गया। तो मतलब इसका फोकल लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली कम आ रहा है अगर मैं कह रहा हूं पावर ज्यादा है। इसके केस में सर्कल ये कंप्लीट होता, आया ना। तो रेडियस, इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो रेडियस कहाँ पे आती है इसकी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे रेडियस आती है और उतना ही दूर उसका फोकस हो जाता। तो बताओ कौन सा लेंस बेटर कन्वर्ज कर सकता है, इनमें से कौन सा लेंस बेटर कन्वर्ज कर सकता है बेटा? मोटे वाला लेंस बेटर कन्वर्ज करेगा या पतले वाला लेंस बेटर कन्वर्ज करेगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मोटे वाला लेंस बेटर कन्वर्ज करेगा ना, ठीक है। तो मतलब अगर पावर ज्यादा होगी तो कन्वर्जेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो शॉर्टर सर फिर फोकल लेंथ मोटे वाला लेंस क्यों कन्वर्ज करेगा ज्यादा? ज्यादा क्यों कन्वर्ज करेगा बेटा? क्योंकि इसमें बेंडिंग हो जाएगी ना, जो हमने इसको इमेजिन कर रेक्टेंगुलर स्लैब की टर्म्स में। अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब की टर्म्स हैं तो इस पे जो भी लाइट आ रही होगी बेटा, उसकी शिफ्टिंग, उसकी जो लेटरल शिफ्ट है वो बेटर हो सकता है एज कंपेयर टू इसमें, क्योंकि इसमें शिफ्ट करने के लिए जो अपर्चर है वो कम है, नेग्लिजिबल है रादर। तो किसमें कन्वर्जेंस ज्यादा होगी? जिसका थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। एक पॉइंट पे मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि सच में वैसे ही करेगा, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि एक तरीके से रेक्टेंगुलर स्लैब का ही काम कर रहा है, और इसमें क्योंकि बेंडिंग ज्यादा हो पा रही है, रिफ्रैक्शन ज्यादा हो पा रही है, लेटरल शिफ्ट ज्यादा हो पा रहा है इसका। क्लियर है वाली बात? पक्का? क्या रीजनिंग क्वेश्चन मतलब? वर्डिंग में तो एज सच अगले चैप्टर में एप्लीकेबल है, इस चैप्टर में एप्लीकेबल है। रीजनिंग ऐसे पूछ सकते हो आप कि अगर पावर ज्यादा है तो कन्वर्जेंस ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ। पावर ज्यादा है तो कन्वर्जेंस क्या होगी, ज्यादा। कन्वर्जेंस ज्यादा होगी क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो छोटी हो गई, कम हो गई है। और फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या है, जो लेंस है वो बहुत ज्यादा थिक है आपका, ठीक है। इट इज मोर थिकर एट द सेंटर एज कंपेयर टू द अदर लेंस। क्लियर है बात? लिखो ये बात अपने पास, ये ड्रॉ कर लो फटाफट। क्या कह रहे हैं मितेश, मेरे से पूछ ले बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा लिख लो बेटा, इसको लिखो फटाफट। इसको ड्रॉ कर लो। पावर इज द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस। मोर इज द पावर, मोर विल बी द कन्वर्जेंस, ठीक है। किसके केस में पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, कनकेव या कन्वेक्स? वेरी गुड। क्योंकि कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव। कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। अगर नेगेटिव पावर है तो मतलब डाइवर्जेंस ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव पावर है तो कन्वर्जेंस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो इसको रजू।
अभी करते हैं डिस्कस, पहले पावर समझ लो। अभी जब हम बैक एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें आएंगे क्वेश्चन में से, वो कर लेते हैं, उस टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको लिख लिया सारे को? चलें आगे, लिखो। पावर ऑफ अ concave mirror is positive सॉरी उल्टा लिख दिया, कनकेव है ना तो नेगेटिव हो, as focal length is नेगेटिव। ठीक है, अगला लिख लो, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कोई टोक भी नहीं रहा बीच में, आपने ऊपर मिरर लिख दिया, ठीक कर लो उसे। convex lens is positive as focal length is positive। ठीक है, इसके साथ ही एडिशनल बात लिख लो, शॉर्टर फोकल लेंथ मीन्स मोर पावर। ठीक है, अगर f की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी तो पावर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अभी सीखा हमने, शॉर्टर फोकल लेंथ मीन्स मोर पावर, और better is the converging capability, या better is the converging obtained from the lens। मैं यहाँ वर्ड कन्वर्जिंग लिख रहा हूँ सिर्फ, बट अदरवाइज डाइवर्जिंग भी हो सकता है, अगेन वो पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा। इंग्लिश में ना डाइवर्जेंस होना चाहिए, भी ठीक कर लो यार, ऑनलाइन लेक्चर डलेगा, कोई मेरी वीडियो पे कमेंट ना कर दे। ठीक है, और इसी का उल्टा क्या होगा बेटा, अगर लॉन्गर वे फोकल लेंथ है तो लॉन्गर फोकल लेंथ मतलब f ज़्यादा हो गया, और अगर f ज़्यादा हो गया तो शॉर्ट लेसर विल बी द पावर। ठीक है, और पुअर इज द कन्वर्जेंस, पुअर या फिर वीकर वर्ड यूज कर सकते हो, वीकर इज द कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस। ठीक है,
लिख लिया सबने? अपने पास एक क्वेश्चन लिखो रजित, डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, करो ट्राई। हाउ विल यू डिफाइन वन डायोप्टर? क्वेश्चन लिखो अपने पास सारे। डिफाइन वन डायोप्टर। लास्ट ईयर भी सीखा था हमने 9th क्लास में, जब हमें एसआई यूनिट को डिफाइन करना होता है हम क्या करते हैं? क्या? अरे करते क्या हैं? याद है किसी को क्या करते हैं? 9th क्लास में हमने सीखा था, अगर मुझे किसी एसआई यूनिट को डिफाइन करना है हम क्या करते हैं? रट्टा नहीं मारना है, इस चीज़ का समझ के लिखना है। अगर मुझे किसी एसआई यूनिट को डिफाइन करने मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को 1 रख दूंगा। तो इसमें तो एक ही फॉर्मूला है, एक ही वैल्यू है, क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। तो मुझे क्या करना है? पावर को भी 1 करना है। पावर 1 कब होगी? जब 1 डायोप्टर की बात करूंगा। और फोकल लेंथ 1 कब होगी? जब मैं 1 मीटर की बात करूंगा, है ना, क्योंकि 1/f लिखा हुआ है, तो 1/1 मीटर मान के चलूंगा। तो 1 डायोप्टर कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द पावर ऑफ सच अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज, ठीक है, लिखो 1 डायोप्टर of power of a lens is defined as power of a lens whose focal length is whose focal length is 1 मीटर। स्पेसिफिकली जब 1 मीटर की फोकल लेंथ होगी तो पावर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? 1 डायोप्टर। 2 फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब 100 सेंटीमीटर बोल दो उसको, क्या फर्क पड़ेगा? Instead of writing this whose focal length is 1 meter, you can also write whose focal length is 100 centimeter, तब भी ठीक है। तो क्या होगा? 100/100 कट जाएगा और आंसर फिर से 1 आ गया। ठीक है, चलें आगे, करें एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म है सारा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखो। करें शुरू फिर आगे एनसीईआरटी देखो, 18 में सारा। ओके, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, जो हमने ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है हम दोबारा नहीं लिखेंगे। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। क्या डेफिनेशन होती थी इसकी? व्हेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द कनकेव मिरर, इट एमर्ज नहीं होती, एक्चुअल में होती, कनकेव मिरर है।
it actually, the rays actually intersect at a point on the principal axis and that point is known as principal focus. ठीक है, तो मैं दोबारा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा इसकी, बट आपको एक स्पेसिफिकली डायग्राम बनाना ज़रूरी था टेस्ट में. जब टेस्ट में सवाल आया था ऐसे वाला डायग्राम बनाना ज़रूरी था. इनके एडवांटेज ये होते हैं कि अगर आपने ना कुछ भी लिखा हुआ है पेपर में, मतलब इंग्लिश तुम्हारी ख़राब है बट हाँ तुम्हारा डायग्राम ठीक है, टीचर को आइडिया हो जाए कि बच्चे को पता है क्या बात हो रही है, फुल मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है, मत लिख, नोट्स बने हुए ऋत्विक, बने हुए नोट्स, रहने दे. तू ज़्यादा नहीं बोल रहा आज, पूछ तो नहीं रहा मैं, पहले भी तू बीच में कुछ बोल रहा था. चलो ये करो. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? क्या रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में? अरे फॉर्मूला बोलो पूरा. R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F. तो अगर R 20 गिवन है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर्स. यूनिट के साथ बताओ. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 था तो फोकल लेंथ कितनी होगी उसकी? 10 सेंटीमीटर्स. लिख लो, कौन सा याद रहता है तुम्हें? ये वाला फैक्ट तो लिख लो. ये सेकंड क्वेश्चन है आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन. पता नहीं, बहुत पुरानी बात है, शायद 2 साल पुरानी बात है. एक ऐसे ही टेस्ट में मैंने क्वेश्चन डाल दिया तो बच्चा कहता आपने कभी बताया ही नहीं हमें कि R और F के बीच में रिलेशन होता है. चलो मैंने नहीं बताया, मेरी गलती, अब बता रहा हूँ, याद कर लो. तो लिख ले भाई नितेश, लिख लिया? सभी लिख के लाया? तू घर से तो नहीं लिख लाया कहीं सब? मेरे मुबारकें बहुत बहुत. छुट्टियों की उम्मीद हो रही होगी तुमको. तो मैं भी, तुम आए नहीं तो मैं इनको यही कह रहा था, मैं 2-2 घंटे क्लास लगाएंगे जून में. फिर लिख लिया? चलो आगे देखो. नेम द मिरर that can give an erect and enlarged image of an object. मेरे को erect image भी चाहिए लेकिन उसी का बड़ा वर्जन भी चाहिए, enlarged वर्जन भी चाहिए. तो कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा मुझे? कनकेव वाले कितने? हाथ खड़ा करो. कन्वेक्स वाले? तेरा हाथ के, तेरा आंसर क्या है रजय? मैंने देखा नहीं. कॉनकेव. कॉनकेव आंसर है इसका, कॉनकेव. और कॉनकेव इसलिए है क्योंकि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, वेयर एज ये फैक्ट लिखना अपने पास, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज को अंडरलाइन कर लो 3-4 बार, ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल erect and diminished image. जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो नो डाउट वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा बनाता है, पर उसकी इमेज क्या होगी? हमेशा डिमिनिश्ड होगी. ठीक है, वेयर एज इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट विल फॉर्म अ इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज. तभी तो डेंटिस्ट मिरर वो होता है, शेविंग मिरर कनकेव मिरर होता है, मेकअप वाला मिरर कनकेव मिरर होता है, ज्वेलरी शॉप्स में जो होता है मिरर वो कनकेव मिरर होता है. पार्लर में तुमने ऐसे लड़कों ने रियलाइज किया होगा, जब तुम बाल कटवाने बैठते हो कुर्सी के सामने, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है आज तो बहुत बढ़िया लग रहा हूँ मैं, बाल कटवाने की जरूरत नहीं थी? वैसा कभी तुम्हें तुम्हारा मुंह बड़ा बड़ा सा नजर आता है, तुम्हारे बाल, तुम्हें प्रॉपर हेयर स्टाइल तुम्हारी नजर आती है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सैलून के अंदर भी तुम्हारे जो मिरर्स होते हैं वो कनकेव होते हैं. बहुत माइल्ड कर्वेचर है बट कर्वेचर है. मैं बताया ना हमने नया घर बनाया, अभी बीच बीच में शो ऑफ करता रहूंगा इस बात का. तो हमारे नए घर में भी कनकेव मिरर है
तो दूर जाके खड़ोगे ना और देखने की कोशिश करोगे, बड़े बेढंगे से लगोगे उसमें, पर जब पास खड़ के तुम ब्रश करते हो या फेस वॉश करते हो बहुत क्लियर नजर आती है तुम्हारी शक्ल। ठीक है, हो गया, लिख लिया। कौन से केस में बनती है इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज? सिक्स्थ वाले केस में बनती है। तो सिक्स्थ वाला केस बनाओ सारे जब बच्चे। पोल और क्या होता है सिक्स्थ वाला केस? वो जब बोल रहा पोल है, और सुन। एस के बीच में होता है। वेरी गुड, जब वो पोल और एफ के बीच में होता है। सारे ड्रॉ करो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between F and P। ड्रॉ करो राजेश का केस सारे बच्चे। बनाओ, पहले अपने आप बनाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसे। इस शनिवार को टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है? हम यहाँ पे नहीं होंगे पर टेस्ट ज़रूर होगा। वो मैं अरेंज करता हूँ, कोई आके अगर कंडक्ट कर ले। एनसीईआरटी का ही पूरे चैप्टर का ही रखते हैं इस हफ्ते टेस्ट, अच्छे से। हाँ, पूरा चैप्टर, ये लाइट वाला। इतने तुमने न्यूमेरिकल कर लिए इतनी बार, 6 रे डायग्राम है गिन के याद करने को। 6 इसके हैं, 6 कन्वेक्स के हैं, कन्वेक्स लेंस के, और वो भी सिमेट्रिकल चलते हैं बिल्कुल। करो प्रिपेयर, इसको कंप्लीट करो अपने आप इस क्वेश्चन को। सबसे सेफ रे क्या होती है ड्रॉ करनी? जो 6 के 6 केसेस में बनाता ही हूँ मैं, सबसे सेफ की रे कौन सी होती है? पैरेलल। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द फोकस। और दूसरी रे पोल को हिट करते हुए निकाल लो। पोल को हिट करते हुए निकाली तो ऐसे चली जाएगी। हाँ बिल्कुल कटते हैं। हमारे स्कूल में रनपॉल सर हैं, देखना तुम कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो जब मैं इनको ट्रेस बैक करूंगा, तो यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्शन होगी। अब मेरे को बताना जरा ध्यान से, क्या मैं ऐसे अगर अपना ऑब्जेक्ट बनाऊं मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे? क्या कह रहे रजे? डॉटेड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा डॉटेड? वेरी गुड। जब भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो मेरे को हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा बनाना चाहिए? डॉटेड। इसको आपको डॉटेड ही बनाना है, ठीक है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट जो चीजें होंगी, मेरे मेंटोर बोलते हैं कि जो चीज रियली एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब जो रियल नहीं है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा डॉटेड होगी। जैसे वो बोलते हैं ऐसे मजाक में, होलोग्राम पता है तुम्हें क्या होता है? पिक्चरों में नहीं दिखाते कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं और नीचे से लाइट निकल रही है? नहीं पता किसी को? अरे ऐसे फ्यूचर टेक मार्वल्स की पिक्चर में दिखाते हैं, डीसी कॉमिक में दिखाते हैं। मैं नहीं बता रहा, बस हो गया। चलें आगे। रफ़ी बनाना था, बना लिया, हो गया विश्वजीत। चलो अगला क्वेश्चन देखो रजू। Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? अब याद हो गया? टेस्ट में तो नहीं हुआ था। इसके बेटे 2 रीजन आपने स्पेसिफिकली लिखने ही लिखने हैं। पहला रीजन क्या होगा? A convex mirror, yes, a convex mirror always forms virtual and
इरेक्ट इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो हमेशा मिलेगी मिलेगी, मतलब सीधी इमेज भी मिल रही है और शीशे के अंदर भी इमेज हमेशा मिल रही है। पहला रीजन तो ये हो गया रजे। दूसरा रीजन क्या होगा जो अभी ये बता रहा था, इट ऑफर्स वाइडर रेंज ऑफ व्यू या वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो आप लिख सकते हो इट ऑफर्स वाइडर रेंज ऑफ व्यू फॉर द ड्राइवर। एक ना तुम्हें फैक्ट बता देता हूँ, एनसीईआरटी की किताब में मेंशन नहीं है ये वाली बात, ना ही तुम्हारे किसी काम की है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वैसे ही कभी तुम कंपटीशन एग्जाम अपीयर करो, बताओ नहीं चाहिए तुम्हें बात। अगर मेरे को खुद को देखना है, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, अगर मुझे खुद को सामने एक मिरर में देखना है, मेरे को कितनी लेंथ का मिरर चाहिए होगा? पक्का? किसने बताया? शाबाश। तो जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मिरर में देखना है, मुझे एटलीस्ट उसका हाफ लेंथ का मिरर चाहिए। जैसे बुर्ज खलीफा की एक्चुअल हाइट जो है वो 930 मीटर्स है, एक्चुअल हाइट 930 मीटर या फीट कुछ ऐसे है, तो मुझे कितनी हाइट का मिरर एटलीस्ट चाहिए होगा ताकि मैं बुर्ज खलीफा पूरी देख पाऊँ? उसका हाफ, 930 का हाफ कितना हुआ? 415। तो लिखो ये फैक्ट अपने पास, टू व्यू हिमसेल्फ inside the mirror completely, a man requires a mirror of height at least a man जिसकी खुद की हाइट h से बेटा, a man requires a mirror of height at least h by 2 तो अगर खुद की हाइट h हो और मुझे मिरर में देखना है खुद को पूरा का पूरा, तो एटलीस्ट वो h/2 या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तभी तो जब तुम सुबह ब्रश कर रहे हो, जो सामने मिरर लगा हुआ है, क्या एक्चुअल में वो तुम्हारी हाइट का है? पर तुम्हें तुम्हारी बॉडी का मेजॉरिटी पार्ट दिख जाता है उसमें, है ना? मतलब अगर मिरर इतना सा भी है तब भी मेरा यहाँ एब्डोमेन तक तो दिख जाता है ना मुझे उसके अंदर। हो गया है? नोट कर लिया? इसका इस आंसर से लेना देना नहीं था, वैसी एक्स्ट्रा नॉलेज दी है थोड़ी सी। हटा दूं इसको? विश्वजीत, दक्ष तू भी बोल सकते बेटे, हटा दूं? यस सर। देखो बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्बली बता दो। फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हाफ हो जाएगा। आंसर क्या है? 16 सेंटीमीटर। 16। बट प्लस का आएगा माइनस का आएगा? प्लस वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। 2। और माइनस वाले कौन कौन है? क्यों आएगा प्लस? कितनी बार मैंने बात रिपीट कर दी है, इसका जो x होता है इसको मन में प्लस मान के चला करो। तो प्लस है, कनफोकल लेंथ इज प्लस, तो ओवरऑल फोकल लेंथ आनी चाहिए प्लस। चलो आगे देखो। A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? करो इसको सॉल्व अपने आप, खुद ट्राई करो, पता नहीं कितने क्वेश्चन कर चुके हो तुम इस पे बेस्ड।
30 आया, और -30 आ रहा है। रजे देखो मिरर की बात हो रही है, मिरर फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u। कितनी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहे हो और रियल इमेज है, तो रियल इमेज के लिए पॉजिटिव m रखूंगा या नेगेटिव m रखूंगा, नेगेटिव। तो अगर m की वैल्यू -3 है और वो बराबर है -v बाय u के, ऑब्जेक्ट बताया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव 10 -10। सेंटीमीटर। तो -3 इज इक्वल टू -v ओवर -10, माइनस से माइनस कट गया, 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू v, आंसर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो सिर्फ आई थिंक विश्वजीत का सही था, तुम सबका गलत। यार निकाला था नहीं निकाला तो वो बात नहीं होती, गलत था मान लो फिर बात। आपका हमारा कौन कौन आ रहा है हमारे में, हिंदी तो सही बोल लो। तो आंसर इसका -30 होगा। फाइनल आंसर ऐसे लिखना, लिखा करो, तुम टेस्ट में भी लिखते हो, ऐसे लिखा करो, इमेज विल बी फॉर्म्ड थर्टी मीटर्स अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। अब तुम सोचोगे कनकेव तो वर्ड अच्छा गिवन था, अगर बाय चांस कनकेव वर्ड नहीं गिवन होता मैं फिर भी कनकेव लिख सकता था क्या, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कनकेव मिरर में बनती है, तो मैं लिख सकता हूँ। डन। हटा दूं, सबने कर लिया। देखो, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal, and why? सिचुएशन इमेजिन करते हैं, इमेजिन का ट्राई कर लेते हैं। कहाँ से आई, एयर से, कहाँ को गई, वाटर की तरफ, ऑब्लिकली हिट कर रही है? टेस्ट में भी आया था। ठीक है, तो जब ये ऐसे जाती है, एयर से वाटर जा रही है बेटे, एयर कौन सा मीडियम है, रेयरर, और वाटर क्या है, डेंसर। तो कहाँ जानी चाहिए, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, कि बेंडिंग उसकी नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। रीजन क्या आएगा इसका, सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी वाले टेस्ट में आया था कि बनाना जरूरी था, अब तो जरूरी था। बेटे जब तुम्हें कोई बात डायग्राम से समझाना कन्वीनियंट लगता है, तुम क्यों नहीं लिखते हो उसको, क्यों नहीं ड्रॉ करते हो उसको। टॉपर की यही तो निशानी है, उसको जितना आता है ना वो घुसा देता है उस क्वेश्चन में, नहीं भी पूछो तू लिख दे वो बात उसके अंदर, तभी तो वजन पड़ता है आंसर के अंदर। तुम ये डायग्राम बनाओ, मजाल है मैं तुम्हारा आंसर पढ़ लूं, मैंने देखा टिक कर देना है 1 नंबर पूरा। दोनों बनाए मतलब तेरे तो वैसे ही गलत है। हाँ ये हो सकता है कि गलती से एग्जामिनर सीबीएसई में चेक कर दे, मैं तो बहुत ध्यान से चेक करूंगा ऑब्वियसली। हटा दूं इसको, चलो अगला देखो, या तो ये ड्रॉ कर फटाफट, मतलब कैलकुलेट कर। क्या है, स्पीड ऑफ light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in the vacuum is 3 into 10 to the power 8 meters per second. फार्मूला क्या होता है भाई साहब, R is equal to C by V है, N is equal to C by V। ठीक है, मेरे टाइम पे तो म्यू से ही डिनोट करते थे, N is equal to C over V। चल लग जा काम पे, C पता है, N पता है, V निकालना।
1.5 is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by v. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा v is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. और बड़ी आसान सी बात है कि 1.5 और 3 कैसे रिलेटेड है आपस में. 1.5 से अगर 3 को काटूं तो 2 बचेगा. 2 into 10 to the power 8 meters per second. और अच्छे बच्चों की तरह अगर हम आंसर स्टेटमेंट भी लिख दें तो कोई बुराई नहीं है. The speed of light in the glass will be 2 into 10 to the power 8 meters per second. तो क्या फर्क पड़ गया. 1.50 पढ़ी है कभी 6th क्लास में डेसिमल तूने. जीरो की वैल्यू नहीं होती अगर डेसिमल के बाद लगा दो तो. 1.50000 is same as 1.5. मितेश हो गया. एब्सोल्यूट होगा. क्यों होगा एब्सोल्यूट ये. वेरी गुड. क्योंकि एयर के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं और एयर के साथ जब कैलकुलेट करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही बताता है. चलें आगे. आपके लिए टेबल दे रखे हैं. आपको बताना है कौन से वाले की सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी है और कौन से वाले की सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है टेबल के बेसिस पे. देखो वाटर की कैसे कम है. सबसे कम तो एयर की है ना, और सबसे ज़्यादा किसकी है. डायमंड. देखो फटाफट. ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम किसकी है. एयर की, दैट इज 1.003 और डायमंड की है 2.42 सबसे ज्यादा. सो मैक्सिमम इज ऑफ डायमंड. टू 2.42 और मिनिमम है एयर की दैट इज 1.0003. ठीक है. क्या कह रहे बेटे. हाँ तो अच्छा हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो गया उसका. ठीक है ठीक है. ये मत लिखो वैल्यूज. ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए नहीं आएगी ये, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आएगी. जितना वैसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ज़्यादा ही वो ऑप्टिकली डेंसर होता है. अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहे हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी के अलावा क्या बता रहे हैं कि जब मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग कितनी ज़्यादा हो सकती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि जब मेरा मीडियम चेंज हुआ तो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग किस एक्सटेंड तक हो सकती है. ठीक है. अगर मैं बोलता हूँ डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है और ग्लास का, चलो ग्लास का या वाटर का ले लेते हैं 1.33, तो लाइट जब एयर से डायमंड में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड होगी एज कंपेयर टू जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें क्या बताता है. एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है. जब मीडियम स्विच हुआ तभी बेंडिंग होगी और किस हद तक वो बेंडिंग हो सकती है वो हमें किस से पता चल जाता है, किस नंबर से पता चल जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर मैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करूं तो मुझे किस नंबर से पता चल रहा है. आज ही पढ़ा है. पावर से. अगर मैं कन्वर्जेंस, एक्सटेंड ऑफ कन्वर्जेंस या एक्सटेंड ऑफ डाइवर्जेंस की बात करूं तो मुझे कौन सा नंबर बता रहा है. पावर ऑफ द लेंस.
लेकिन अगर मैं सिर्फ बेंडिंग की बात करूं कि कौन सा मीडियम नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड करवा पा रहा है, वो मुझे किससे पता चलेगा? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है तो रेशो ही है वो, और तो कुछ नहीं है, नंबर ही तो है एक। चलो, you are given kerosene, turpentine and water in which these light travel the fastest। ठीक है, अपने पास ये फटाफट नाम लिख लो, कैरोसिन का, टर्पेंटाइन का और वाटर का। टर्पेंटाइन क्या होता है? सबने सुना भी है, देखा भी है घरों में अपने। नहीं, वो कैरोसिन होता है। टर्पेंटाइन क्या होता है? थिनर के साथ यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे तारपीन का तेल। जब पेंट हो रहा होता है घरों में या पॉलिश हो रही होती है तो तारपीन का तेल खरीद के लाते हैं, दैट इज योर टर्पेंटाइन ऑयल। लिख लिए तीनों नाम? लिखो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैरोसिन का है 1.44, उसके बाद टर्पेंटाइन का है 1.47, और तीसरी चीज क्या थी? वाटर। वाटर का है 1.33। नहीं, नहीं करना, डायमंड का कर लो, वाटर का कर लो, बस पेपर में आते हैं, लिखा हुआ आता है प्रॉपर। लिख लिया? हो गया? क्या क्या बताया मैंने? कैरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47 और वाटर का 1.33। चलें आगे। अब देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताने का पर्पस क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी ओवर वी, और सी तो तीनों केसेस में सेम है, एयर तो सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट हो गया? इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो मतलब जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतनी ही कम उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए मीडियम के अंदर, या फिर इसका उल्टा भी ट्रू है, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी। तो अब तुमने मुझे बताना है फिर से, कैरोसिन का कितना था? 1.44, टर्पेंटाइन का और वाटर का। मुझे क्या बताना है? सबसे ज्यादा किसमें ट्रैवल करेगी, फास्टेस्ट किसमें है? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा लाइट उसमें सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? वाटर। लिखो यहाँ पे, सिंस the refractive index of water is less, the speed of light in water will be the highest। और ये बेटर होगा कि आप रीजनिंग ये वाली दो मैथमेटिकली, कि n जो होता है वो c बाय v के इक्वल होता है। c क्योंकि तीनों के लिए कांस्टेंट है तो n किस पे डिपेंडेंट रह गया? सिर्फ वेलोसिटी इनसाइड द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द मीडियम। ठीक है, चले आगे। हटा दूं विश्वजीत आंसर? हाँ जी सर। ये टेस्ट में आया था तुम्हारे। The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? बड़ा आसान सवाल था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन फिर से क्या होती है? n is equal to c upon v। तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 2.42। इसका मतलब ये क्या गिवन है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? द स्पीड ऑफ लाइट इन, ऐसे लिख लो, रेशियो वर्ड मिस हो गया, द रेशियो ऑफ
speed of light in air to the speed of light in diamond is 2.42. ये मतलब हुआ इस लाइन का. हो गया. चलें आगे. ये हम कर चुके हैं डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ लेंस. ये करो राजू, इसको करो ट्राई अपने आप. टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, खुद ट्राई करते हुए. सब्स्टिट्यूट क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ बेटा. पावर निकालनी है. पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ पता होनी चाहिए. फोकल लेंथ निकालने के लिए जो जो चीजें तुम्हें दे रखी हो यूज करो. आगे फोकल लेंथ कितनी आई है? 25. तो नहीं आई. यू पता था क्या क्वेश्चन में? देखना एक बार. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. मैं तुमको पता नहीं कितनी बार ये बात बोल दी है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो एक रफ डायग्राम बनाया करो इसका. कन्वेक्स लेंस था. कन्वेक्स लेंस अपने से दूरी पे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक इमेज बना रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड. तो मतलब v कितना हो गया? प्लस 50 सेंटीमीटर. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Equal size की इमेज कब बनती है? जब 2f1 पे रखी हुई हो. इसका मतलब इमेज 2f1 पे, सॉरी ऑब्जेक्ट 2f1 पे, इमेज उसकी 2f2 पे बन रही है. और अगर 2f1 पे है तो मतलब यहाँ वाला ऑब्जेक्ट जो है, वो निडल जो है, वो कितने डिस्टेंस पे होगी? -50 पे. और -50 ही किसके बराबर है? 2f1 के. तो मेरी फोकल लेंथ क्या आ गई राजे? अब क्योंकि कन्वेक्स गिवन है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी. तो फोकल लेंथ इस लॉजिक से क्या आ गई? इस लॉजिक से मेरी फोकल लेंथ कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है. आप लिख सकते हो सिंस द ऑब्जेक्ट is placed at 2f1 ब्रैकेट में लिख लेना -50 सेंटीमीटर to obtain an image at 2f2 which is positive 50 centimeter. ठीक है. The size of the image is same.
that means twice of focal length is 50 और focal length will be 50 by 2 that is 25 सेंटीमीटर. focal length पता चल गई, पावर निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? 100/25. 1/f नहीं लगेगा राजे, ध्यान से देख, सेंटीमीटर में है तो क्या फॉर्मूला लगाएगा? 100/25. इस बार फॉर्मूला हो जाएगा P is equal to 100 over small f that is 100/25 that is 4 डायोड. और पॉजिटिव का ही इसमें आएगा मैंने क्योंकि कन्वेक्स है. हाँ जी बेटा. सर इसमें मैंने m को -1 ले लिया तो, और वैसे कर लिया u, फिर 50 आ वो भी गई ठीक है, -3. ये भी ठीक है बात इसकी. विश्वजीत के एक्सप्लेनेशन भी ठीक है. वो कह रहे हैं कि उसने m की वैल्यू की हेल्प से u और v निकाल लिया. जैसे हम करते नहीं थे क्वेश्चन सॉल्व, अगर मुझे मैग्निफिकेशन पता हो, मैं u और v के बीच में एक रिलेशन निकाल लूंगा, उसकी वैल्यू में लेंस फार्मूला में पुट करके f की वैल्यू निकाल लूंगा. वो भी बात ठीक है, वो भी कर सकते हो आप. तो तुम्हें जो वे कन्वीनियंट लगे, जैसे हमने न्यूमेरिकल किया वैसे भी कर सकते हो. लॉजिक से आंसर लिखना, लॉजिक से भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, चलें आगे. लिख लिया था रजी? अब तो हटा दिया मैंने, अब 1 मिनट क्या करेगा. चलो करो. फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. 2 मीटर गिवन है. बेटा ये ना विश्वजीत जब ब्लर होना शुरू हो जाता है ना, मेरे को एक बार बता दिया गया. ओहो, क्या हो गया इसको? वाइब्रेशंस क्यों आ रही हैं? चलो देखो, हो गया सॉल्व ये वाला. क्या आंसर आया इसका? -0.5. क्योंकि कनकेव है तो नेगेटिव में होगी फोकल लेंथ. नेगेटिव ऑफ 1/2, आंसर विल बी नेगेटिव ऑफ 0.5 डायोप्टर. चलें आगे. हाँ जी, बैक वाला ही. Which of the following materials cannot be used to make a lens? क्या नहीं यूज कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते क्ले यूज? ओपेक होती है. ओपेक क्यों नहीं? ओपेक होती है. ओपेक मतलब जो लाइट को आर पार ना जाने दे. 3 तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं. कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. तो लेंस बनाने के लिए हम प्रेफर करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम को. क्ले क्या होती है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम क्ले नहीं यूज कर सकते. अगला देखो बेटा, अच्छा सवाल है, पढ़ो ध्यान से. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर is observed to be virtual erect and larger than the object. Where should the position be of the object? किस कहाँ पे होगी?
वेरी गुड, इट इज बिटवीन बिटवीन पोल पोल ऑफ एंड इंटरवल। इट्स प्रिंसिपल फोकस। जब एफ और पी के बीच में हो, अगर ये एफ है, ये सी है, ये पी है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है तो हमेशा उसकी इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Same size की image कब मिलेगी? It should be placed at a distance of twice the focal length, या फिर कहाँ रखते हैं हम उसे? 2f1 पे। सेंटर नहीं आएगा बेटा, लेंस की बात हो रही है ना। लेंस में मैं वर्ड सेंटर नहीं यूज कर सकता, मुझे स्पेसिफिकली वर्ड यूज करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ f1। ठीक है, आगे देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे तुम्हारे। A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15। हाँ बेटा ध्यान दो, फोकल लेंथ हमें नेगेटिव बता दी, तो कौन सी तरह का मिरर होना चाहिए? कनकेव। और कौन सी तरह का लेंस होना चाहिए? वो भी कनकेव। तो क्या आएगा? द मिरर इज कनकेव। क्या आएगा? बोथ आर कनकेव। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो मिरर और लेंस दोनों क्या होते हैं? कनकेव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो मिरर और लेंस दोनों कन्वेक्स हो जाएंगे। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be। तुम जहां मर्जी खड़े हो जाओ, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। कौन से केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है? कन्वेक्स में और प्लेन और कन्वेक्स। प्लेन में। तो क्या आंसर होगा इसका? आइदर प्लेन और कन्वेक्स। सिर्फ कन्वेक्स नहीं, प्लेन भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला देखो, दोनों कनकेव, कनकेव मिरर, रियल इन्वर्टेड भी और वर्चुअल इरेक्ट भी। करो। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? इसका सोच के देना आंसर कि 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस लूंगा या 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला। 5 सेंटीमीटर। देखो मुझे चीज को मैग्नीफाई करना है, और अगर तो तुमने बाय चांस कभी जिंदगी में कन्वेक्स लेंस देखा है जो रीडिंग ग्लासेस वाला होता है, वो मोटा होता है बहुत, है पतला होता है? मोटा होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत मोटा है इसका मतलब उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा है इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम है। आज हमने स्टार्टिंग में सीखा था, नहीं सीखी थी ये बात? सर्कल बनाया था ना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम है। तो अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो वो बेटर कन्वर्ज कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? और जब भी मैं किसी चीज को मैग्नीफाई करता हूँ ना, मतलब मुझे नहीं पता तुमने कभी किया नहीं किया, अभी अनिल केमिस्ट की दुकान पता है तुम्हें? यहाँ उसके पास रखा हुआ है, तो मैं जब जाता हूँ उसकी दुकान में मैं खेलता रहता हूँ उसके साथ। तो जब मुझे पढ़ना होता है ना, ये नहीं कि मैं चश्मे के पास रखूंगा उस मैग्नीफाइंग ग्लास को, मैं कहाँ रखता हूँ, मान लो मुझे ऐसे पढ़ना है, तुमने देखा हुआ बुजुर्ग ऐसे पढ़ते हैं उससे ना, अगर मुझे इसको रीड करना है ऐसे तो मैं इसके पास रखूंगा, मैं आंख के पास नहीं रखूंगा अपनी। रीडिंग का वे क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ रखो। तो जब मैंने इसको बहुत पास रख दिया उसके, ठीक है, तो मेरा केस कौन सा बन गया? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, इसलिए मुझे उसकी इमेज क्या दिख रही है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अदरवाइज तो मैं कन्वेक्स लेंस से पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अगर दूर होगा मेरे लिए ऑब्जेक्ट तो मैं उससे पढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो मुझे क्या करना है? उसके बहुत पास रखना है। बहुत पास रखने से लेंस के अंदर ही मुझे क्या नजर आएगी? उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज नजर आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी ऑप्शन।
अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे उसके बहुत क्लोज रख के उसको पढ़ना है, मैं चाहता हूँ उसकी फोकल लेंथ कम से कम हो। डन? पक्का समझ आ गई बात? चलो आगे देखो। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? मेरे को बेटा concave mirror यूज करना है, लेकिन कौन सी तरह की इमेज बनानी है तुम बताना आंसर, ठीक है? मेरे को इरेक्ट इमेज ही चाहिए और मुझे कनकेव मिरर यूज करना है। तो मेरी इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर के केस में कहां से कहां तक बन सकती है? जब Between मेरा 50 ऑब्जेक्ट and फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है रजे, तब तक मुझे कौन सी तरह की इमेज मिलेगी? वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है? तो रेंज वर्ड क्या होता है? रेंज होता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी लिमिट क्या है। तो लिमिट क्या होगी मेरी कि मैं पोल से शुरू होता हुआ ज्यादा से ज्यादा फोकस तक चला जाऊं, पर फोकस पे ना रखूं। फोकस पे रखूंगा तो इमेज क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस से इधर रख सकता हूं पोल की तरफ, तो मेरी रेंज कितनी होगी? इट इज लेस देन द फोकल लेंथ। इसमें कोई शक किसी को? रेंज क्या होगी मेरी? इट इज लेस देन द फोकल लेंथ। हाँ बेटा, कहाँ पे? आप बताओ ना, कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी, इधर बनेगी? पास बने दूर बने क्या फर्क पड़ रहा है? वो बन तो मिरर के अंदर ही रही है ना। मिरर के अंदर तो मैं पास और दूर बात कर ही नहीं सकता। मेरे को इतना पता है मिरर के अंदर इमेज बन रही है बस, ठीक है? तो अगर हमने 14.9 पे रख दिया तो हम उसे 15 ही मानेंगे? नहीं नहीं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही मानेंगे उस केस में भी। 15 पे नहीं रखना, 15 से कम पे रख सकते हो। 15 से कम पे जब जब रखोगे तब तक आपको क्या मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। नेचर क्या होगा उसका मैं बता ही रहा हूँ वैसे बीच बीच में। नेचर क्या होगा उसका? वर्चुअल इमेज। ये लिख लो, आप बातें अपने पास एग्जैक्ट क्वेश्चन शुरू में। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? किस तरह की इमेज बनती है? लार्जर। लार्जर इमेज बनती है, तो इसका आंसर तीसरा आंसर है लार्जर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन इन दिस केस। रे डायग्राम खुद बनाओ, हमने स्टार्टिंग में बनाया था आज क्लास की। मेरा ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगी? क्या हुआ रजे? पोल पे कैसे रखेगा ऑब्जेक्ट? पोल तो एक पॉइंट है, एक जो मिरर के ऊपर है। मिरर के ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे रखेगा तू? ये कह सकता है तू वहां पे मार्कर लेके जरा डॉट बना दे। बनाओ रजिस का रे डायग्राम बनाओ फटाफट। ऐसे नहीं बोलना, आप ऐसे ही लिख सकते हो इसमें। अगर आपको इस वे से नहीं लिखना आंसर, आप ऐसे लिख लो, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, सो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी, मैक्सिमम तो डिफाइन नहीं होगी, ऐसे बोल लो, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, लिख लो ये वाली बात भी, फिर तुम आर्ग्यू करोगे। इट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस दैन 15 से, अच्छा लिखा हुआ है लेस दैन, फोकल लेंथ मतलब लेस दैन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द
इसका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। पहली रे कैसे बनानी है? दूसरी रे पोल पे हिट करवा लो और फिर वो ऐसे चली जाएगी। फिर क्या करना है? इसी को हमने, क्या हो गया जानवी, घर जाना है बेटा। फिर हमने इसी को ट्रेस बैक किया पीछे की तरफ, अगर ये ए है, सॉरी ये नहीं, अगर ये ए बी था तो हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, डन। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, तो जो एमसीक्यू बच गए थे हमारे पीडीएफ वाले मतलब तुम्हारे मॉड्यूल वाले, वो एमसीक्यू कंप्लीट कर लेना और उसके आगे क्वेश्चन देख लेना घर से। ठीक है।